If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। सो ये है चैप्टर 3 फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी चैप्टर है। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ओके और इस चैप्टर स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स के बारे में, जो कि लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग एनरोल नहीं करे हो बच्चों, तो अभी भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टू चैप्टर्स वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हर संडे बच्चों का डाउट क्लियर किया जाता है इंटरैक्ट करके उनसे डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो स्टूडेंट्स जो एनरोल करे हैं उनको ये फैसिलिटीज़ दिया गया है कि उनको जो भी डाउट्स होगा वो लोग डायरेक्टली मेरे साथ इंटरैक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं। अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो आप लोग बच्चों थ्रू द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर सकते हो इसके बारे में एंड डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रही हूँ। ये नंबर पर जाके अगर आप यहाँ पर मैसेज करोगे तो आपको अपने हर प्रॉब्लम का सल्यूशन रिलेटेड टू केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स मिल जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है एनरोल करने में तो ये नंबर के थ्रू आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर में आप जाना, मैसेज करना, आप लोगों को हर चीज़ों का सल्यूशन दे दिया जाएगा। केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स का बच्चों बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा इन द सेंस आप लोगों को 10th के लिए अभी से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स है केमिस्ट्री में, वो भी बेसिकली नॉट केमिस्ट्री में, क्लास 9th में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि आगे चलकर क्लास 10th में भी पूछा जाता है। क्लास 10th में भी बहुत सारे टॉपिक्स सिमिलर है। तो आप लोगों को अभी से प्रिपेयर करवाया जा रहा है, बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में। क्योंकि देखो 9th में भी आपका बोर्ड्स हो सकता है, अभी तक क्लियर नहीं किया गया है साइट के थ्रू, लाइक ICSE अभी तक क्लियर नहीं करा है, बट अगर होगा तो या तो सेमेस्टर वाइज होगा। अगर सेमेस्टर वाइज होगा तो उसके हिसाब से भी आप लोगों को धीरे धीरे प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर सेमेस्टर वाइज नहीं हुआ, नॉर्मल जो एनुअल बोर्ड होता है, जैसे अपन नॉर्मल जो बोर्ड देते हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाया जाएगा। क्योंकि सेमेस्टर का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो वही है, कुछ भी हो, चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो चाहे एनुअल जो हम बोर्ड देते हैं वो हो, बोर्ड अगर हुआ तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर बोर्ड नहीं भी होता है तो 10th के लिए तो अपन चलो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने लग रहे हैं ना। तो वही है बच्चों, आप लोग अभी जाओ एनरोल करो। जो स्टूडेंट्स एनरोल करे हैं उनसे पूछो उसका फ़ायदा, कि वो लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है केमिस्ट्री मास्टरी से। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लॉज ऑफ मोशन, देखो लॉज ऑफ मोशन ये जो चैप्टर है ना, इसमें ना आप लोग फोर्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ोगे। मोशन तो आप लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो, मोशन इन 1 डायमेंशन। तो यहाँ पर आप लोग मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ोगे। ठीक है, मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ोगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग फोर्स से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब यही सब पढ़ते हैं। और जो न्यूटन बाबा थे उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। जो आप लोग खाली सुनते आए होगे ना, न्यूटन ऐसा किया था, न्यूटन वैसा किया था, वो कौन सा लॉ निकाला था, वो लॉ आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। सो फोर्स, सबसे पहले फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को पता है 6 से आप लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हो। 6 से नहीं, 4-5 से पढ़ रहे हो। साइंस में थोड़ा थोड़ा टॉपिक रहता था, है ना। ओके, सो फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब जैसे कि ये हो गया फोर्स। फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज, ये एक फिजिकल कॉज होता है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक ऐसा चीज़, एक ऐसा ताकत है जो कि क्या करता है, बॉडी का शेप, साइज इसको बदल देता है। बॉडी अगर रेस्ट में था, देखो ये पेन अभी रेस्ट में है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, मैं इसको फोर्स दी तो देखो ये मोशन में आ गया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, अभी धोनी अगर 6 मारा तो बॉल मोशन में था। ठीक है, तो वो बॉल को सपोज बेचारा धोनी कैच आउट हो गया, नहीं धोनी को कैच आउट नहीं करवाते हैं हम लोग, किसी और को करवा देते हैं, जडेजा को करवा देते हैं। ठीक है, सपोज जडेजा 6 मारने के लिए एकदम स्ट्राइक करा बॉल को अपने बैट से और बॉल मोशन में आ गया। अब बॉल बच्चों मोशन में, सामने सपोज विराट कोहली था, विराट कोहली क्या किया, उसका कैच कर लिया। तो विराट कोहली वहाँ पर क्या किया, फोर्स देके
बॉल का मोशन को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो फोर्स की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी का मोशन को, रेस्ट को बदल सकते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में था, फोर्स देंगे तो मोशन में आ जाएगा। अगर एक बॉडी मोशन में है, फोर्स देंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगा। बॉडी का शेप, बॉडी का साइज सब बदल सकते हैं। शेप इन द सेंस आप लोगों के पास आप लोगों के पास सपोज वो है, कोई सामान है, ठीक है, आप लोग उसमें फोर्स लगाओगे तो वो एकदम अलग सा शेप हो जाएगा। साइज़ कैसे बदल सकते हो, जैसे कि हम लोग रोटी वोटी बनाते हैं तो जो आटा का जो लोई होता है दिखना छोटा सा होता है, गोल सा, आप लोग उसको फोर्स दोगे तो उसका साइज़ को एकदम बड़ा कर दोगे, है ना। तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज ऑफ द बॉडी, और उसका रेस्ट, मोशन सबको वो बदल देता है। ओके और एक चीज़ मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दूं, ओसवाल बुक्स बच्चों, मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ ओसवाल बुक्स से रिलेटेड। बहुत अच्छा बुक्स है बच्चों। चलो ये तो केमिस्ट्री का मैं दिखा रही हूँ, फिजिक्स पढ़ा रही हूँ तो मैं फिजिक्स के बारे में बता देती हूँ, फिजिक्स का दिखा दे रही हूँ बच्चों। ये बुक आप लोग लो, बहुत 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 अच्छा बुक है। ये क्वेश्चन बैंक है बच्चों। आप लोग जैसे कि अगर लॉज ऑफ मोशन अभी पढ़ रहे हो ना, आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर मैं लॉज ऑफ मोशन दिखाऊं तो बच्चों ये बुक में सबसे पहले तो आपको रिवीजन नोट मिल जाएगा। ये देखो रिवीजन नोट, मतलब आप लोग का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो कि मैं भी आप लोगों को नोट्स जो बना के दे रही हूँ, वो नोट्स तो बहुत वास्ट नोट्स है। डेफिनेटली वो नोट्स तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसमें एकदम नॉर्मल जो क्रिस्प रिवीजन होता है ना, कि हाँ कुछ कुछ टॉपिक था हल्का फुल्का जो कि आप लोग को याद रहेगा, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ अब आया काम का बात, क्वेश्चंस देखो बच्चों, ये है 1 मार्क क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ ना सॉल्व करने के लिए या फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ, तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस भरती पड़े हैं। मैं जो क्वेश्चंस दूंगी वो डिफरेंट है बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये ओसवाल बुक्स के तरफ मतलब के हिसाब से है। ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, कहीं कहीं पर आपको 5 मार्क क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेगा। ये देखो, ये है सेल्फ असेसमेंट पेपर। ये मतलब ये चैप्टर आप लोग पढ़े, यहाँ पर उसका एक क्वेश्चन है। तो बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस यहाँ भर भर के, और ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसी नॉर्मल हल्का फुल्का क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 9th और 10th का बहुत सारा लाइक टॉपिक सिमिलर होता है बच्चों, 9th एंड 10th का, तो आप लोगों को ये आगे चलकर भी काम आने वाला है। काफ़ी अच्छा बुक है। इवन हम लोग जब 9th 10th में थे, सेम ओसवाल के बुक्स का हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे। अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग ओसवाल्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे। और मैं आप लोगों को पहले से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग एक चैप्टर करें, अपना पहले अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करना, उसके बाद जाके ओसवाल का वो चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत अच्छा बुक है बच्चों, काफ़ी 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 बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जो कि आप लोगों को आगे चलकर डेफिनेटली हेल्प होगा। बहुत अच्छा है, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छा है। वैसे ही केमिस्ट्री का भी है, तो आप लोग ओसवाल बुक्स को ज़रूर से, ये क्वेश्चन बैंक को तो आप लोग ज़रूर से परचेज करो। बाकी आपके स्कूल में दूसरा कोई बुक लेने बोले ना बोले, लेकिन मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी आप लोग ये ओसवाल का बुक्स लो। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, दोनों का लो। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग बुक्स को परचेज कर सकते हो। और कुछ भी ऐसे डाउट्स होता है तो आप लोग डेफिनेटली मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। चलो अभी वापस से हम लोग अपना बैक टू द टॉपिक आते हैं, ठीक है। अब चलो फोर्स के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दी कि फोर्स होता क्या है। आप लोगों को नॉर्मली ये पता होगा कि हमारा जो फोर्स होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो। तो फोर्स बच्चों होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ करके उसके ऊपर में ऐसे एरो, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ लिख दी हूँ, लेकिन आगे चलकर आप लोग फोर्स का फॉर्मूला को निकालना सीखोगे। समझ में आया ना फोर्स का फॉर्मूला। पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट एकदम बता दे रही हूँ यहाँ पर कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग F = ma भी बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का ऐसा ही यूनिट सबको पता है, ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर देख लो। देखो हर जगह ओसवाल का बुक से चिपका हुआ है ना, ये भी ओसवाल का आधा चिपका हुआ है, छोड़ो। सो ऐसा ही यूनिट बच्चों इसका क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसका फॉर्मूला से ही बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि रट्टा मत मारना, फॉर्मूला से यूनिट बनाना सीखो। तो पहले मास है, मास का हो जाएगा kg, एक्सेलरेशन का हो जाता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ऐसा ही यूनिट किसका,
फोर्स का, लेकिन इसकी जगह पे आप लोग न्यूटन भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो फोर्स का ऐसा यूनिट, अब नॉर्मली बताऊं, सच बताऊं तो कोई ना अब ये लिखता नहीं है, ये पता होता है कि हाँ ऐसा बनता है, लेकिन फोर्स का अगर कहीं भी ऐसा यूनिट पूछता है तो हम लोग न्यूटन लिखते हैं। न्यूटन कौन था? न्यूटन वो बाबा था जिसका लॉ आप लोग पढ़ोगे ये चैप्टर में, ठीक है। और अगर इसका CGS यूनिट का बात करूँगी तो CGS यूनिट होता है बच्चों डाइन। क्या होता है? डाइन, नॉट वो खाने वाली डाइन, ये अलग डाइन है, ठीक है। अभी अगर हम लोग ये फॉर्मूला से निकालेंगे तो मास का हो गया ग्राम और इसका हो गया सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज CGS वाला है तो CGS यूनिट से हम लोग लिखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें था, इंट्रो था फोर्स के बारे में। आप लोगों का डायरेक्टली टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है बताए? टाइप्स ऑफ फोर्स से। तो बच्चों फोर्स बेसिकली होता है 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं फोर्स? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आप लोगों को नाम दिख रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सारी है जो कि हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो फोर्स होता है बच्चों 2 टाइप्स के, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोगों को सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि आप लोगों के बुक में जो जो दिया होगा सबको पढ़ लोगे, ऐसे सिलेबस को देख लेना। ये जितना भी है ना पूरा आपके सिलेबस में, आप लोगों का जो रिसेंट सिलेबस है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है क्या नहीं है, तो मैं ना PDF उसका देखो शेयर कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो भी शेयर कर, फ़ोटो तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, मैं लिंक आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। वो लिंक के थ्रू आप लोग ना, आप लोगों को लाइक पता चल जाएगा कि फिज़िक्स का क्या कोर्स है, केमिस्ट्री का क्या कोर्स है और बायो का क्या कोर्स है। तो यहाँ पर मैं उसी हिसाब से ही, देखो बच्चों, मैं इधर उधर का आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगी, मतलब आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर कोर्स ही पढ़ाऊँगी, समझ में आया। और बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर ये नोट्स बना के दे रही हूँ। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी बताऊंगी जो कि आपको नोट डाउन करना है ना। जो आप लोगों को जो नोट्स दिख रहा है ना, कोई आलतू फालतू नोट्स नहीं है, एकदम टू द पॉइंट वाला है जो कि आप लोगों को एग्जाम में पक्का काम आने वाला है। इसलिए ध्यान से सुना करो और ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? सो कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ पर ऐसा फोर्स का बात हो रहा है जो कि हम लोग छू के देते हैं किसी को भी। अगर आप लोग कोई भी बॉडी को फोर्स दोगे, सपोज इसको मैं फोर्स दूंगी तो मैं टच करके फोर्स दूंगी, ऐसे छू के फोर्स दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो कि हम लोग एक दूसरे बॉडी को जब देते हैं तो बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम लोग उसको ऐसे टच करके फोर्स देंगे, ठीक है, छू के उसको फोर्स देंगे, तो हम लोग उस फोर्स को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स ड्यू टू कॉलिजन, मतलब ऐसे बहुत सारे फोर्स है। और आपके मतलब कोर्स में ना यही सब चीज़ें आप लोगों को इसी से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का यही सब एग्जाम्पल्स आपके कोर्स में। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग बात करें तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुनो। अब बच्चों सुनो, सपोज एक बॉडी है, वो बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है। आप लोग एक बॉल को इमेजिन कर लो ना, बॉल सपोज रोल हो रहा है, बॉल जा रहा है अपना रास्ता आगे 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 आगे। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो बच्चों, सपोज एक बॉल है, आप लोग ऐसे बॉल को ज़मीन में फेंके तो बॉल क्या है ना, ज़मीन के साथ कांटेक्ट में, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और बॉल आगे की तरफ अपना मस्त जा रहा है। बॉल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अरे जाता थोड़ी ना रहेगा, कभी तो रुकेगा, समझ में आया ना। बॉल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप लोग देखोगे कि बॉल स्टॉप हो गया, बॉल स्टॉप हो गया। बॉल ज़मीन के साथ कांटेक्ट में था, बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद बॉल स्टॉप हो गया, रुक गया। तो वो रुका क्यों? वो रुका है एक फोर्स की वजह से। आप लोग जाके नहीं रोके हो कि आप लोग उस बॉल को रोक दिए, नो, मैं वो फोर्स का बात नहीं कर रही हूँ कि आप लोग जाके बॉल रोक दिए। जब ये बॉल ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट होके जा रहा था तो बच्चों जो ज़मीन है ना, ये ग्राउंड इस बॉल को रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहा था। बॉल तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो ग्राउंड क्या कर रहा है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है कि भाई तू रुक जा, तू रुक जा, तू रुक जा। बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ग्राउंड उसको इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि तू रुक जा, तू रुक जा, तू आगे मत जा, मतलब तू रुक अभी, और कितना जाएगा तू आगे। तो ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स इवेंचुअली ये जो बॉल है वो स्टॉप हो जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि बॉडी का हमेशा मोशन को अपोज करता है, बॉडी का मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स?
फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पर लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि बॉडी का मोशन को रोकता है। इट ऑलवेज अपोजेस द मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी को हमेशा उल्टा डायरेक्शन में धक्का मारेगा। अगर एक बॉडी ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको इस डायरेक्शन में मतलब फोर्स देगा कि तू रुक जा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स डैश द मूविंग बॉडी तो अपोजेस द मूविंग बॉडी। और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ना हीटिंग इफेक्ट होता है बच्चों, ऑब्वियसली गर्म हो जाता है थोड़ा। ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से अगर आप लोग अपना ये दो हाथ को ऐसे ऐसे करोगे, हाथ गर्म हो जाता है कि नहीं? ऑब्वियसली गर्म होता है, ठंड में यही तो करते हैं हम लोग, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स ना हमेशा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमेशा। यहाँ पर मैं वही एग्जांपल दी हूँ ग्राउंड राउंड वाला। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अच्छा आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े हो, लाइक लोअर क्लासेस में पढ़े हो कि फ्रिक्शन जो होता है, अगर कोई जगह रफ है, अब जैसे कि आप लोग नॉर्मल ज़मीन ले लो आप लोग, या फिर ना बालू ले लो, देखना जो सैंड होता है, या फिर आप लोग कोई रफ जगह ले लो, उबड़ खाबड़ वाला जगह ले लो, ठीक है, तो रफ प्लेस है, वहाँ पर देखना फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग आइस लोगे या फिर बारिश के मौसम में देखना बारिश आता है तो वो ज़मीन में वो मॉसेस नहीं लग जाते हैं, उसको काई बोलते हैं, इस यहाँ पर तो लोग उसको काई बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का ज़मीन में मॉसेस लग जाता है। अब वहाँ पर आप लोग थोड़ा चलना तो ऐसे स्लीप हो गए ना, सर पैर सब टूट जाएगा, इसलिए वहाँ पर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर इसलिए स्लीप होते हैं, बर्फ़ में हम लोग इसलिए स्लीप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो जो जगह होता है बहुत स्मूथ होता है। लेकिन बालू में और वो उबड़ खाबड़ वाला रफ जगह होता है, सीमेंटेड वाला जगह होता है, वो बहुत रफ होता है बच्चों जगह, वहाँ चलने में हम लोग को डिफ़िकल्टी होता है। लेकिन बर्फ़ और जो ज़मीन में मॉसेस लग जाते हैं, काई लग जाता है, वो बहुत स्मूथ होता है जगह, तो वहाँ पर हम लोग और नहीं चल पाएंगे, फिसल जाएंगे फट से। क्यों? क्योंकि जितना स्मूथ जगह रहेगा उतना लेस फ्रिक्शन होगा, और जितना रफ जगह रहेगा उतना हाई फ्रिक्शन होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं वही चीज़ लिखी हूँ कि फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है रफ सरफेस में, क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा होता है, ऊबड़ खाबड़ जगह रहता है, फिर एक ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव कर रहा है तो वहाँ इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसीलिए ना मतलब ऐसे इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फ्रिक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो शायद आपकी बुक में नहीं होगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों बताई हूँ ये चीज़ बताऊँ? क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो कि ना पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि हम लोग बोर्ड क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, कहाँ पर क्या पूछ देगा ना पता भी नहीं चलता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करवा रही हूँ, जो मेरे को लगेगा अगर आपके बुक में भी नहीं दिया है और ऐसा लगेगा कि हाँ अगर बोर्ड्स में पूछा गया होगा बाई चांस, तो भी हम लोग इसको यहाँ पर मैंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, और आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे तो उनका भी सुनना है ना, आप लोग उनका भी नोट डाउन करते रहना। और यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, मतलब कुछ अलग अलग टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, तो बच्चों एक पेन और आप एक अपना कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट डाउन करते रहना। ठीक है, दूसरा जो टाइप ऑफ फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम आर लिखते हैं, कैपिटल आर। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? कैपिटल आर लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज अप्लाइड बाय अ सरफेस टू काउंटर बैलेंस द वेट फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट ऑन अ सरफेस। नहीं समझ आया आप लोगों को, मुझे पता है। कैसे समझाऊं मैं? एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो सपोज एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। आप लोग टेबल के ऊपर बुक रखोगे, बुक आप लोग रखे। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सामान है, कोई भी इंसान है, हर किसी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। हर किसी का वेट पूरा वर्टिकली सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है, अप्लाई होता है। अब जैसे कि मैं इसको ले ली, मैं इसको यहाँ पर आपके सामने रख दी, अभी इसका वजन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे लग रहा है, नीचे। पर क्या इतना तेज इसका वेट, मतलब वेट क्या एक टाइप का फोर्स होता है बच्चों, वेट क्या होता है? एक टाइप का ना फोर्स होता है, ये भी याद रखना। अभी इसका वजन नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या ये फोर्स की वजह से ये नीचे गिर जा रहा है? टेबल को फाड़ के ये जो मैं यहाँ पर पेन पर्स रखी हूँ, क्या ये नीचे गिर जा रहा है? नहीं गिर रहा है। आप लोग टेबल के ऊपर में बुक रखोगे, वो बुक का वेट नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। क्या फिर भी क्या वो टेबल को फाड़ फूड़ के नीचे चला जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये जो टेबल है वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मार रहा है। समझ में आया? नहीं समझ आया? बोलने का मतलब है कि यहाँ पर
अगर बुक अपना वजन को नीचे डायरेक्शन की तरफ मार रहा है तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए ये जो टेबल है जिसके ऊपर हम बुक रखे हैं वो टेबल क्या कर रहा है, एक दूसरा फोर्स बुक के ऊपर मार रहा है। वो बोल रहा है भाई बुक गिर जाएगा नीचे, एकदम नीचे पता नहीं कहाँ पाताल में पहुंच जाएगा, तो मेरे को उसको ऐसे करने देना नहीं है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो टेबल क्या करेगा, बोलेगा मैं बुक के ऊपर एक फोर्स मारता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना तो मैं बुक को ना ऊपर की तरफ, ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स मारता हूँ। तो टेबल क्या करेगा, जो भी सरफेस में आप लोग वो ऑब्जेक्ट को रखोगे वो जितना वजन नीचे की तरफ जा रहा है सेम उतना ही फोर्स वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा। समझ में आया? तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। सो इट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय अ सरफेस। सरफेस मतलब यहाँ पर टेबल, टेबल ये अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट में। जब हम ऑब्जेक्ट को टेबल के ऊपर रखते हैं तो टेबल वहाँ पर उसका वेट को बैलेंस करने के लिए उस बुक में, वो उस ऑब्जेक्ट में ऊपर की डायरेक्शन में ये फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रख दो टेबल में या कुर्सी में, कहीं भी रख दो, उनका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। उसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर आप लोग इस वेट को इतना लंबा बनाए हो ना तो ये आर को भी इतना लंबा बनाना, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, तभी तो बुक तस से मस नहीं होता, तभी तो ये मैं यहाँ रखी हूँ, ये अपने जगह में ही है। इसका वजन नीचे लग रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये टेबल क्या कर रहा है, वो बोल रहा है भाई ये पूरा पाताल में नहीं पहुँच जाए इस टेबल को तोड़ ताड़ के। तो टेबल क्या कर रहा है, इस पैम्पर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ताकि ये अपनी जगह में बने रहे। क्लियर? तो यहाँ पर W इज इक्वल टू R होता है हमेशा। वेट जो होगा बॉडी का दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, मतलब अगर ये 10 न्यूटन का वेट दे रहा है ना तो ये नॉर्मल रिएक्शन में 10 न्यूटन का होगा। कैसे? ऐसे सपोज एक ठो हमारे पास बुक है जिसका है 10 न्यूटन वेट। क्वेश्चन बोल देगा यहाँ पर बनाओ एक ऐसा फोर्स जो कि इसका वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो आप लोग जितना लंबा ये वेट बनाए ना उतना लंबा ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में R बना देना और वो भी 10 न्यूटन का लिख देना। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है, डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है। और यहाँ पर अगर नेट फोर्स देखोगे, नेट फोर्स मतलब 10 - 10 दैट इज 0। नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, तभी तो बुक हिल नहीं रहा है, अपनी जगह पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हूँ। वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और यहाँ पर जो नेट फोर्स होता है इस सिस्टम में वो हमेशा 0 होता है, जो कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर शो कर दी हूँ, है ना। अब जो थर्ड टाइप ऑफ फोर्स है वो होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कैसे समझोगे बच्चों? एक रस्सी में आप लोग कुछ बांध दो, एक मोटा सा रस्सी है, सपोज आप लोग उसमें ना एक भारी भरकम सामान लटका दो, या फिर टग ऑफ वॉर खेलते हो ना, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, दोनों रस्सी को खींच रहे हो, है ना। तो वो रस्सी देखना एकदम टाइट हो जाता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। तो इस रस्सी में टेंशन डेवलप होता है, फोर्स डेवलप होता है इस rस्सी में, जो कि रस्सी को एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा कर देता है। ठीक है, सो टेंशन फोर्स एक फोर्स होता है जो कि एक्सपीरियंस होगा व्हेन अ रोप, वायर और स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। मतलब यहाँ पर ऑपोजिट साइड में फोर्स लग रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ना एक ये मोटा सा रस्सी है, उसमें ना एक तो भारी भरकम वजन को टांग दिया है। अब ये जो वजन है भाई, ये वजन तो अपना मतलब ये जो ऑब्जेक्ट को यहाँ टांगे हैं, ये जो लोड है, ये इसका वजन तो भाई नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, वर्टिकली यहाँ पर अपवर्ड, और यहाँ पर ये टंगा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा इस रस्सी में, जो कि रस्सी को एकदम सीधा कर देगा। रस्सी देखना एकदम स्ट्रेट हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर वही होता है बच्चों टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन हमेशा डेवलप होगा रस्सी में, स्ट्रिंग में, जो कि आप लोग यूज़ करोगे। और यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए तो ये डेवलप हुआ है। तो W इज इक्वल टू T, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा। इतना ही आपके कोर्स में है बच्चों। ठीक है, फिर है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आप लोग ना बेसिकली स्प्रिंग में देखोगे। जैसे कि आप लोग जब सपोज स्प्रिंग को खींचे, स्प्रिंग को खींच तो दिया आप लोग, लेकिन जब आप लोग छोड़ोगे तो देखना वो स्प्रिंग नॉर्मल बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है जो कि उसको वापस से उसके पहले वाला पोजीशन में, पहला वाला फॉर्म में रिस्टोर करने का कोशिश करवाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शायद लिखी होंगी रिस्टोरिंग फोर्स का
देखना पड़ेगा मुझे। रिस्टोरिंग फोर्स का नहीं लिखी हूँ, बुक में देखूँ, बुक में लिखा है क्या है? बुक में भी कौन सा लिखा है? बुक में भी नहीं लिखा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स आप लोग ये जान लो कि रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो कि अगर हम स्प्रिंग का बात करें, स्प्रिंग में जब आप लोग फोर्स लगाओगे, या आप लोग अपने लैंग्वेज में बना लेना, 9th पे पहुंच गए, नहीं बना पाओगे, आराम से बना लोगे, है ना। एक फोर्स होता है जो कि जब हम स्प्रिंग को ऐसे, स्प्रिंग का एक कोना को पकड़ के खींचते हैं, जब हम लोग उसको छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो कि उसको बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म लाएगा। अब जैसे कि बाई चांस ये आप लोग डायग्राम के थ्रू समझो, बेस्ट तरीके से समझोगे। ये आप लोगों का एक फिक्स्ड कोई जगह है जहाँ से स्प्रिंग ऐसे टंगा हुआ है। ये स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में, कोई हम लोग खींचातानी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, ये स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो। देखो मैं एफ लिखी हूँ, मतलब आप लोग इस डायरेक्शन में खींच रहे हो। जब आप लोग इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर काम करेगा। मतलब वो बोलेगा कि भाई तुम तो यहाँ घिस दिए, लेकिन मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगूंगा। आप लोग कोई भी डायरेक्शन में फोर्स खींचोगे, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स करता था वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में पुश करोगे, छोटा करने की कोशिश करोगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। कौन से डायरेक्शन में काम करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट है बच्चों फोर्स ड्यू टू कॉलिजन। यही है तो, कि कुछ मिस कर दी हूँ मैं? नहीं, कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। क्या नहीं, सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है तो जल्दी खत्म भी हो जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अरे खत्म हो गया, इसलिए बार बार मैं चेक कर रही हूँ। फोर्स ड्यू टू कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब होता है टकराना। तो सपोज हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, हमारे पास सपोज क्या दो बॉडी है। अब दो बॉडी जो है मैं यहाँ पर एक जैसे बना दी हूँ, थोड़े से बड़े छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक जैसा बनाई हूँ तो आप लोगों को टीचर भी स्कूल में एक जैसा बना के देंगे, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है। अभी यहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले, एक्सीडेंट से पहले, दे आर मूविंग क्लोज टू ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर, ओके, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। फिर अब दोनों मोशन में, दोनों टकराएंगे। जब दोनों टकराएंगे तो एक दूसरे पे फोर्स मारेंगे कि नहीं? आप लोग अपना हाथ पास लेके आओ। आप लोग जब अपने दोनों हाथ को कोलाइड करोगे तो ये हाथ इसमें फोर्स मार रहा है, ये हाथ इसमें फोर्स मार रहा है, एक साथ मारो। देखो दोनों हाथ एक दूसरे पे फोर्स मार रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स मारेंगे। दोनों, दो बॉडी हैं, दो बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए, एक ऐसा, तो ये बॉडी इस पे फोर्स मारेगा और ये बॉडी इसमें फोर्स मारेगा। सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम हो गया बी। तो यहाँ पर ये ए वाला जो बॉडी है वो बी में फोर्स मारेगा और ये बी वाला जो बॉडी है वो ए में फोर्स मारेगा। तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रही हूँ इसका, एफ बी ए। एफ बी ए, आप लोग बोलोगे मैडम ए बी क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखी क्योंकि एफ बी ए बता रहा है दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। ए फोर्स मार रहा है बी में, तो हम लोग पढ़ते कैसे हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ड्यू टू ए। और ये बी वाला बॉडी जो ए में फोर्स मार रहा है उसको हम लोग लिखेंगे एफ ए बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय, सॉरी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी। ए में बी के थ्रू फोर्स मरवाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखो मैं ऐसे लिखी हूँ। फिर आफ्टर कॉलिजन पता है क्या होगा? आफ्टर कॉलिजन अब टकरा गए, टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में दोनों भागेंगे, डेफिनेटली भागेंगे। आफ्टर कॉलिजन ए और बी, ये देखो एरो देखो, अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कॉलिजन वाला ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। दोनों एक दूसरे के साथ पास आए, टकराए, जब टकराए, टकराने के बाद एक दूसरे में फोर्स मारे, जिसकी वजह से दोनों बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में अपना आगे निकल गए। अगर इससे रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा कोई टीचर आपको क्लास में बताएगा तो आपको सुनना, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ोगे उसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। सो नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? अब कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता चल गया, ये वो फोर्स होता है जिसमें हम लोग जब दूसरे बॉडी को फोर्स देते हैं तो बाय फिजिकली टचिंग दैट बॉडी वी एक्सर्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट करके अगर फोर्स दे रहे हैं सो दैट फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो हियर इन दिस केस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अनदर बॉडी विदाउट बीइंग वॉट इन कॉन्टैक्ट, विदाउट बीइंग कमिंग इन कॉन्टैक्ट। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा लेकिन दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो दिस फोर्स, ये इसका डेफिनेशन देख लो, ये वो फोर्स होता है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी इवन विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
बहुत सिंपल सा है बच्चों। इसमें आता है 3 एग्जाम्पल्स और ये 3 आपके कोर्स में है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड लास्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। तीनों जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तीनों क्या होते हैं, बिना कांटेक्ट के फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। हम लोग को पता है कि इस यूनिवर्स में देखो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं बच्चों कि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। क्यों? रीज़न क्या है? मास। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का जिसका मास है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यूनिवर्स में तो बेसिकली मैटर से भरती है हमारा यूनिवर्स, सबका मास है। अब सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है ना, ये है, और एक हमारा एक अर्थ ले लो। अब अर्थ के एक बार छोड़ो, एक बार हम लोग सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। सपोज ये 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। सो नॉर्मली बोल रहे हैं हम लोग कि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बेसिकली अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इट्स मास। ड्यू टू इट्स मास की वजह से क्या होता है ना, वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना दो बॉडी के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर आप 2 बॉडी में से एक को अर्थ ले लो, सपोज यहाँ पर ये एक बॉडी है और दूसरा अर्थ ले लो। अर्थ एक बॉडी हो गया, ये दूसरा एक बॉडी हो गया। अब दोनों का मास है, अर्थ का अपना मास है, यहाँ पर जो मैं एक बॉडी ली हूँ उसका अपना एक मास है। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं यहाँ पर। तो अगर 2 में से एक बॉडी अर्थ है, ठीक है, तो वही 2 बॉडी के बीच में अगर वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट ऑफ द बॉडी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली बच्चों याद रखना कि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को उसकी मास की वजह से अट्रैक्ट करता है। दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर 2 बॉडी में से एक को अगर आप अर्थ ले रहे हो, मतलब 2 बॉडी जो कि एक दूसरे को खींच रहे हैं, अगर वो 2 बॉडी में से एक बॉडी अर्थ है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर उसको हम लोग वेट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है। अब आप लोग देखो, अब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग उसको छोड़ दोगे, जैसे मैं यहाँ पर पकड़ी हूँ तो ये हवा में, अगर मैं इसको छोड़ दी तो ये किस तरफ जा रहा है? ये अर्थ की तरफ जा रहा है, नीचे। अर्थ क्या कर रहा है? इसको अपनी तरफ नीचे, अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कर रहा है? जो अर्थ एग्जर्ट कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से पार्टिकल नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है, ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से तो मोशन ऑफ द बॉडी हैपन्स टूवर्ड्स द अर्थ। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ चला जाता है, अर्थ की तरफ चला जाता है। क्लियर? सो बेसिकली आप लोग कोई भी बॉडी को रिलीज करोगे एक हाइट से, तो वो फोर्स जो है, जो कि अर्थ एक फोर्स के साथ वो बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा। अर्थ एक फोर्स के साथ, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ का अपना एक मास है, ये बॉडी का अपना एक मास है। अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ क्या करेगा? इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ खींच रहा है क्योंकि उसका ज़्यादा मास है। तो अर्थ क्या करेगा? एक बॉडी को अगर आप रिलीज कर दोगे तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी को आप रिलीज कर रहे हो और वो अर्थ की तरफ, ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ज़मीन की तरफ जा रहा है, तो वो कौन सी फोर्स की वजह से जा रहा है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। अभी अर्थ इसको फोर्स के साथ खींच रहा है, ये बॉडी भी अर्थ को फोर्स के साथ अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन मास ज़्यादा किसका है? मास अर्थ का ज़्यादा है, उसी वजह से ये अर्थ की तरफ चला जा रहा है। समझ में आया? अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए अर्थ इसको बहुत अपने तरफ खींच पा रहा है। ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अपने तरफ नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसका मास तो नेग्लिजिबल मास है उसके कंपैरिजन, है ना। तो अगर आपको कोई पूछता है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम रिलीज़ करते हैं तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही क्यों जाता है, टूवर्ड्स द अर्थ ही वो क्यों जाता है? तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ देखो, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नहीं? अर्थ अपना हाथ तो ज़मीन से बाहर निकाल के तो इसको नहीं खींच के लेके गया, वैसे नहीं लेके गया। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, हवा में आप लोग रिलीज़ करो, वो नीचे की तरफ आके ही गिरेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो नीचे की तरफ ही आके गिरेगा। तो क्वेश्चन आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डैश नेचर का होता है, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? अट्रैक्टिव। कभी भी वो रिपल्सिव नहीं हो सकता। अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो कि मैग्नेट की वजह से क्रिएट होता है, जो कि मैग्नेट एक फोर्स
से दूसरे मैग्नेट को या फिर एक मैग्नेटिक पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, उसको उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मेरे पास फिलहाल नहीं है मैग्नेट, वरना मैं एक्सपेरिमेंट करके बताती। जैसे कि एक मैग्नेट है, सपोज अगर आप लोग यहाँ पर आयरन लोगे, लोहा, जो कि एक मैग्नेटिक पार्टिकल है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेट उस लोहा को अपनी तरफ खींचेगा। तो मैग्नेट अपना हाथ तो जाके पकड़ के लोहा को खींच के लाएगा नहीं, ये मैग्नेट एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपने चारों तरफ, उस फोर्स से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज दैट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। उस पोल्स, वही पोल्स लोग फोर्स को ऐसे लाइक वो लोगों की वजह से ही वो फोर्स आता है, वो लोग ही अपने चारों तरफ फोर्स को बनाते रहते हैं और बाकी सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। अच्छा, या फिर सिंपल भाषा में आप लोग लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और ऑन अदर मैग्नेटिक पार्टिकल या मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसे, आप लोग 2 मैग्नेट को लेके आओ, अगर आप लोग मतलब आप लोग 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप लोग तो कर भी चुके होगे बचपन में, हम लोग अनजाने में बहुत बार देखना, मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो कभी कभी वो पास चिपक जाता है, मतलब वो अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्टिव फोर्स हुआ दोनों के बीच में। समटाइम्स मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो वो दूर भागता है, दैट मीन्स उसका रिपल्सिव नेचर होता है ना, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स उसका 2 नेचर हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, ये सब याद रखना। हर मैग्नेट के 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो एक जैसे पोल होते हैं, जैसे कि लाइक मतलब एक जैसे। अगर आप एक जैसे पोल को एक दूसरे के पास लाओगे, जैसे कि ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, सपोज ये साउथ को आप पास लिया है, तो ये लोग एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग अनलाइक पोल्स को पास लाओगे, साउथ नॉर्थ को लेके आ रहे हो पास में, तो अलग अलग हैं वो लोग, ऑपोजिट हैं, तो वो लोग अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। सो यहाँ भी ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला काम होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बताऊँ, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग पढ़े कि उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। इसमें भी कोई कांटेक्ट करके दूसरे बॉडी में टच करके फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। सो इट इज़ द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का बात हो रहा है। ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है, ये याद रखना। ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, पता है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए एकदम लिमिटेड चीज़ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी के बारे में बोला यहाँ पर जा रहा है। अगेन, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक मतलब अगर पॉजिटिव है तो वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर उल्टा है, पॉजिटिव और नेगेटिव पास आ रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पोल्स में होता है हुआ। अब ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का बात कर रहा है। अगर जैसे कि 2 बॉडी को हम लोग लिए, तो 2 बॉडी के बीच का अगर आप लोग दूरी बढ़ा दोगे तो उन पे फोर्स ज़्यादा रहेगा, नहीं रहेगा बच्चों। अगर 2 बॉडी है, 2 बॉडी के बीच का डिस्टेंस आप लोग बढ़ा दोगे और दोनों के बीच में अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो बच्चों अगर आप लोग डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो जितना दूर वो लोग जाएंगे, क्योंकि देखो टच करके तो फोर्स एक दूसरे को वो लोग मार नहीं रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं, दूर हो जाएंगे तो क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन जितना पास 2 बॉडी आएंगे उनके बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। एग्जाम्पल, आप लोग चुंबक को ले लो, ये आपके पास चुंबक है और यहाँ पर किल्ली है। आप लोग चुंबक से किल्ली को जितना पास रखोगे, वो मैग्नेटिक फोर्स उतना तेजी से अट्रैक्ट करेगा किसको, कील को अपनी तरफ। मैग्नेट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स से उतना तेजी से अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका मैग्नेट है और यहाँ पर कील है, यहाँ पर आयरन नेल है, तो ये जो मैग्नेट है वो आयरन नेल को क्या ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स कम हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि उनका इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और वही उसका उल्टा कर दोगे, है ना, यहाँ पर वही चीज़ दिया है।
ठीक है, तो बच्चों हम लोग फर्स्ट पार्ट यहीं एंड करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोग फोर्स का थोड़ा सा इंट्रो पढ़े, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख ली, एकदम लिमिटेड चीज़ है, मैं जितना बताई हूँ उतना अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे। और एक चीज़ बच्चों अगेन मैं आप लोगों को बता दूँ, एक मिनट, अगेन मैं आप लोगों को ये ओसवाल का बता दूं कि बच्चों इस बुक को आप लोग परचेज़ करो, बहुत 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 अच्छा बुक है ये। आप लोग जितना जल्दी इसको खरीद के रख लोगे, जितना जल्दी चैप्टर वाइज चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, इसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों के लिए उतना अच्छा है बच्चों। ये ओसवाल का बुक सच में बहुत अच्छा है। हम लोग जब इसको यूज़ करते थे ना, तो हम लोग को पता है कि किस टाइप का ये बुक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। खुद अपने स्टूडेंट्स को मैं यहाँ रिकमेंड करती हूँ, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रही हूँ कि गो फॉर दिस बुक बच्चों, इसको लो। आपको लिंक बच्चों बहुत ईजिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आराम से इसको परचेज कर सकते हो। और बाकी जो भी डाउट होगा आप लोग इजीली उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।